मेरा सप्रेम जय भीम। नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट विलास राउत, अखिल भारतीय संयुक्त व्यक्तियों का मंच भारत महाराष्ट्र प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर भी जितनी भी वकील संगठना हैं, जहाँ जहाँ वकीलों पे हमले होते हैं वहाँ जाके हम वकीलों के हित में कार्य करने का हम काम करते हैं। मित्रों, आज का ये जो बंद है, ये बंद जो है सक्सेसफुल हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि 1 अगस्त को जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट मनुवादियों के विचारों का जजमेंट है। ये मैं इसलिए ऐसा कहना चाहूँगा क्योंकि एससी के अंदर में, SC ST के अंदर में जो 13% जातियाँ है, जिसके अंदर 59 जातियाँ हैं, तो क्यों इसी विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बदला है? क्यों SC के बारे में इस तरह का जजमेंट आया है सामने? क्या ओपन कैटेगरी के बारे में क्यों नहीं आया? क्या अदर OBC के बारे में क्यों नहीं आया? SC के बारे में क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि SC के अंडर में जो कैटेगरीज है, जहाँ तक बोलना चाहूँगा मैं, महार समाज, मातंग समाज, चमार समाज, वाल्मीकि समाज, ये 4-5 जो समाज है, ये क्रीम्स, यही बाकी लोगों का ये लोग जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और मनुवादियों की सोच देखो ऐसी है कि इन लोगों को अगर हटा दिया जाए, क्रिमिनल लॉ इनको अगर लागू कर दिया जाए, तो बाकी जो कौम है पूरी की पूरी सोई भी है। अभी 59 जो जातियाँ है महाराष्ट्र के अंदर में, तो 59 जातियों के अंदर में ये 4-5 जो जातियाँ मैंने बताया, यही लोग एक्टिव है। कहीं किसी पर भी अन्याय अत्याचार होता है तो यही लोग सामने आते हैं। तो मनुवादियों के सोच देखो कितनी खतरनाक है कि अगर हमने इन लोगों को सामने लाना अगर बंद करवा दिया, तो बाकी की जातियाँ खुद ब खुद हमारी शरण में आ जाएंगी। फिर इनकी आवाज़ बुलंद करेगा कौन? अगर ये सारे लोगों को क्रिमिनल लॉ में डाल दिया गया, तो बताइए बाकी जातियाँ जो है सामने कैसी आएंगी? और वो जातियाँ ऑटोमेटिक गुलामगिरी की तरफ जाएंगी। वैसे भी देखा जाए तो इस भारत देश के अंदर में जितनी भी करीबन 6000 के ऊपर में जातियाँ हैं, बराबर। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाति निर्मूलन मंत्र दिया था। बाबा साहब चाहते हैं कि रोटी बेटी के व्यवहार हो, अलग अलग जाति के अंदर में अंतर जाति विवाह हो। अंतर जाति विवाह के लिए बाबा साहब ने कई ऐसी योजनाएं लाई। और बाबा साहब खुद चाहते थे कि जाति एक जगह है, ये पूरा का पूरा भारत एक देश, एक संघ बने। लेकिन यहाँ की मनुवादी व्यवस्था हजारों साल पुराने उसी रीति रिवाज को सामने लाना चाहती है। अभी क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट की इस तरह का जजमेंट देने की? क्या जरूरत थी कि कोटे के अंदर में कोटा, रिजर्वेशन के अंदर में रिजर्वेशन, क्या जरूरत थी इस तरह से जजमेंट देने की? यानी हम चाहते हैं कि ये सारी जातियाँ हैं ये छुपी रहे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी जातियाँ हैं, पर सुप्रीम कोर्ट चाहता कि इन सारी जातियों को सामने लाया जाए। यानी जाति के अंदर तेड़ निर्माण करने का जो कार्य है, ये जजमेंट ने दिया है। ये जो जजमेंट है, SC ST के लोग जो है इनके दिल क्यों टूटे हैं? क्योंकि 70 साल के अंदर में आप देखिए केवल 4 या 5 सुप्रीम कोर्ट के जज बने SC के। उसमें मैं बताना चाहूँगा कुछ लोगों के नाम, जैसे वरदराजन साहब, रे साहब, सुब्रमण्यम साहब, और अभी हमारे जो नागपुर के जो गवई साहब है। ऐसे 4-5 लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। और आपको कहना चाहूँगा ST का तो एक भी जज नहीं बना है। अब आप बताइए 70 सालों में सिर्फ 3% समाज जो है, ये 3% समाज पूरी जुडिशरी को अपने कब्जे में लेके बैठा है। भारत देश के बड़े बड़े पदों पे केवल 3% समाज है। क्या आप बताइए ये 3% समाज के पास ही ब्रेन, यानी इनके पास ही बुद्धिमत्ता है क्या OBC, NT, VJNT, SC ST, इन लोगों के पास में कोई ब्रिलियंट व्यक्ति नहीं है? एक मिनट, पूरी बात सुनो मेरी। आप बताइए, जब तक के हमें चांस नहीं मिलेगा, जैसे आपको बता जाऊंगा भाई, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं। हीरा जब तक के हजारों सालों से कोयले की खदान में छुपा पड़ा रहता है, और जब तक उसको बाहर नहीं निकालोगे नहीं, जब तक वो हीरे को तराशेंगे नहीं, उसकी चमक सारी दुनिया देखेंगी क्या? नहीं देखेंगी। वैसी ब्रिलियंस, वैसी जो चमक है हम सब में है, लेकिन ये जो यहाँ की मनुवादी व्यवस्था है, ये हमको आगे नहीं आने दे रही। अब जो 4-5 जाति के नाम मैंने बताया, ये जो है पूरी इंडिया को मतलब एक मार्गदर्शन करने का काम करती है। सारी जातियों का जो प्रभुत्व है, सारी जातियों को न्याय देने का कार्य जो है, ये खासतौर से बौद्ध समाज करता है और बाकी लोग करते हैं। तो इनका ये मनुवादी की सोच है कि अगर इनको दबाया जाए तो बाकी की सारी जातियाँ जो खुद ब खुद दब जाएंगी। अब देखो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, ये सारे के सारे आर्टिकल बाबा साहब ने राज्य घटना के अंदर में क्यों लाए?
उसके पीछे का मैं आपको कारण बताना चाहूँगा। क्योंकि हजारों सालों से मनुवादी व्यवस्था के अंदर में ये पूरे SC ST के जो लोग हैं ये समाज से टूटे हुए थे, गुलाम बने हुए थे। तो बाबा साहब ने राज्य घटना के माध्यम से इनको मेन प्रवाह के अंदर में लाने का प्रयास किया है। अभी देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा और एक बात, अगर बाबा साहब राज्य घटना के अंदर में ये सारे के सारे आर्टिकल्स नहीं डालते तो आज भी वो जो निचले तबका जो है वो सामने नहीं आता। अब ये मनुवादी सोच देखो कितनी खतरनाक है कि ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति SC ST कम्युनिटी का, NT कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति सामने ना आए। अब उन्होंने बोले इसका SC के अंदर 59 जातीय है, इसका विश्लेषण होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, क्या 3% ब्राह्मण लोगों का विश्लेषण नहीं होना चाहिए? क्या 3% ये जो जमात है, ये 3% जमात पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस देख लो आप, उनके भाई भतीजे पूरा परिवारवाद है, उनका आजोबा पंजोबा, उनका बाप बच्चे सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। ये कौन सा न्याय है? और कॉलेज सिस्टम केवल इंडिया में है, कॉलेज सिस्टम बाहर कोई देश में नहीं है। एक जज, सुप्रीम कोर्ट का एक जज दूसरे जज की नियुक्ति कर देता है। हाई कोर्ट में भी वैसा ही है, एक हाई कोर्ट का जज दूसरे जज की नियुक्ति कर देता है। ना कोई रिटन एग्जाम होती है, ना कोई प्रीलिम्स होती है। आपको बताना चाहूंगा मैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 312 ऐसा है कि ये जजेस की नियुक्ति के लिए एक न्यायिक आयोग बनाया जाए, ऐसा प्रावधान अपने राज्य घटना के अंदर किया गया है। लेकिन आप बताइए, ये जो लॉ मेकिंग बॉडी अलग है और ये कानून इम्प्लीमेंटेशन करने वाली बॉडी अलग है। वैसा अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट, हाई कोर्ट सारे जजमेंट, ये कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइन है। कानून बनाने का कार्य पार्लियामेंट में होता है, राज्यसभा, लोकसभा, और उसके अंदर में कोई चुने हुए MP, MLA, MPs ये जो अपना सवाल रखते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति वो विधेयक जाता है, उसके बाद में कानून बनता है। यहाँ क्या हो रहा है, ये पैरेलल बॉडी खुद कानून, सुप्रीम कोर्ट खुद कानून बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट दे देता है वो सिर्फ कैसा है, वो गाइडलाइन है, वो कोई कानून थोड़ी ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट, ये कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइन है। पर वो गाइडलाइन को ही यहाँ की जो मनुवादी व्यवस्था है, एक गाइडलाइन को कानून बना देती है और उसके तहत ये सारी की सारी रणनीति यहाँ चल रही है। दोस्तों, मैं तो खुलेआम चाहूंगा, आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उसके तहत मैं चाहूंगा कि ये जितने 3% लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, इनकी इंक्वायरी किया जाए, इनका विश्लेषण किया जाए, इनका तपास किया जाए कि 70 सालों में केवल 3% लोग ही क्यों इतने बड़े बड़े पदों पे क्यों बैठे हैं। क्या कभी किसी अदर समाज के लोगों ने ये बात कही? ये बात कहने के लिए दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, पावर चाहिए। वो पावर बाबा साहब की जो अनुयायी है, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, उन्हीं में है। और ये मनवादी सरकार क्या कर रही है, अम्बेडकरवादी अनुयायियों को एक तरह इस तरह से जजमेंट लाके उनको अलग निकाल रही है। जब उनको अलग निकाला जाएगा तो फिर इनका सबका नेतृत्व करेगा कौन? इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि पब्लिक ने आज जो बंद रखा गया है, तो तमाम उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बंद है, ये बंद केवल SC ST के ऊपर में अन्याय अत्याचार है उसके लिए नहीं है। ये बंद इसलिए भी रखा गया है कि केवल 3% लोग पूरी इंडिया के ऊपर राज कर रहे हैं। कॉलेज सिस्टम की वजह से आज पूरे के पूरे जुडिशरी पे, पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेसी पे पूरा इनका हक है, अधिकार है, तो इसका विश्लेषण क्यों नहीं हो रहा है? एक आम आदमी ने सोचना चाहिए। और आम आदमी की सोच जो है, बाबा साहब ने, ये बाबा साहब ने राज्य घटना बनाई काय के लिए? बाबा साहब का खुद का कहना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हमने, हमारे लिए बनाई गई राज्य घटना है, जिसके अंदर 2 साल 11 महीने 18 दिन कंटिन्यू प्रयास से ये राज्य घटना बनी है। कई लोग ये राज्य घटना के अंदर बनाने में, कई लोग आए, मसूदा समिति के प्रेसिडेंट होने के बाद में बाबा साहब को शुगर हो गया, बाबा साहब को कई बीमारी हो गया, वो कई घंटों बैठते थे चेयर के ऊपर में, लेकिन उन्होंने राज्य घटना बनाने का काम अधूरा नहीं छोड़ा। कई लोग छोड़ के चले गए दोस्तों, लेकिन उन पर जो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की है, आज वो राज्य घटना को पूरा विश्व मानता है। और यही शोकांतिक इस तरह से है कि दिए के नीचे अंधेरा, यहीं के भारत देश के लोग वो संविधान को नहीं मानते। कितनी बड़ी शोकांतिका है मित्रों, आप सोचिए। तो मैं चाहूंगा आज का ये जो बंद है, बंद का एक नियोजन ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा मैसेज आना चाहिए कि जिस व्यवस्था ने पूरे के पूरे इंडिया को कैप्चर करके रखा है, वो 3% व्यवस्था यहाँ से नष्ट होनी चाहिए और सारे जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके तो जुडिशरी लेके हर जगह सारे कम्युनिटी के लोगों का प्रतिनिधित्व जाना चाहिए, ताकि ये 3% लोगों के पास में मेरिट नहीं है। बाकी भी मेरिट है, पर इन लोग हमको आगे नहीं आना चाहते। हमारा मेरिट जो है, हमारा जो माइंड है,
हमारा जो चमक है, ये चमक दुनिया देख सकती है, लेकिन यहाँ की जो मनोवादी व्यवरचना है ये हमें आगे नहीं आने देता। अगर हम लोग आएंगे आगे तो फिर इनका हजारों सालों का जो गोरख धंधा है ये बंद कैसे होगा। इसलिए आज का जो समाज, आज का जो बंद है, बंद के पीछे एक मकसद ये भी होना चाहिए कि ये जो 3% लोग हैं ये हर जगह पे कब्जा करके बैठे हैं, इनका विश्लेषण करो। इनके दादा परदादा आजोबा पंजोबा ये क्यों बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं? क्या इन्हीं में लायकी है? क्या तुम्हारे हमारे लोगों में लायकी नहीं है? 85% जो समाज है यहाँ का ओबीसी समाज, क्या ओबीसी समाज के पास में मेरिट नहीं है? क्या ये लोग जब IAS IPS बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, हाँ, तो क्या ये जज बन नहीं सकते? ये जज बन सकते हैं, लेकिन जुडिशरी पूरी के पूरी 3% लोगों ने अपने कब्जे में करके रखी। इसलिए मैं लास्ट जाते यही कहना चाहूँगा कि मित्रों, जब तक ये हम लोग एक रहेंगे, जैसे एट्रोसिटी के बारे में ऐसा हुआ था, वो कानून वापस लेना पड़ा। मैं ये कहना चाहूँगा जब तक हम सब SC के लोग, BJP के लोग, जब तक हम एक रहेंगे ना तो बाल बाका हमारा कर नहीं सकता। पर अगर हम टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो फिर हमारा कोई इलाज नहीं। आपको बताएं जो करीब 77 करीबन सांसद है, अगर उसमें से 2-4 भी अगर बोलते, अगर अपना मतलब वो समर्थन वापस लेते ना तो मोदी सरकार गिर जाएंगे। देखिए अपनी मोदी सरकार जो है ना टिकी भी, हमारे भरोसे मोदी सरकार टिकी भी दोस्तों, लेकिन हमारे में यूनिटी नहीं है। बाबा साहब ने जो हमें रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला दिया था, तो ये पार्टी के अलग अलग पार्टी के लोग क्या करते हैं, हमारे सांसद को MP को खरीद कर देते हैं और वो जाके इनकी चाकरी करते हैं उन लोग। तो ये बाबा साहब के अनुयायी हो ही नहीं सकते ना भाई। आप सोचिए बाबा साहब ने जिन जिन लोगों को फॉरेन में भेजा था स्कॉलरशिप दे के, उनको मतलब उनके जैसे पढ़ाई करने के लिए, ये सारे के सारे भूल गए। वो वहीं बस गए। कई लोग इंडिया में आए और सिर्फ अपनी फैमिली, अपना कुटुंब, इसके पीछे उन्होंने समाज के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बाबा साहब खुद रोए, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बाबा साहब की स्टेटमेंट है। तो मैं कहना चाहूँगा इस माध्यम से हमारी यूनिटी एक होनी चाहिए दोस्तों। हमारा स्वार्थ हमने छोड़ देना चाहिए और समाज, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ, अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे ना तो आने वाली पीढ़ियाँ हमको गाली देंगी दोस्तों। ये ख्याल में रखो। आज अगर हम रास्ते पे आए हैं ना तो हम हमारे लिए नहीं आए, हमारी जिंदगी तो वैसे भी चली गई। हम आए हैं हमारी पीढ़ियों को बचाने के लिए आए हम लोग। अगर हम रास्ते पे आएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बचेंगी। इसलिए दोस्तों मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि विश्लेषण जो है SC ST के अंदर विश्लेषण नहीं होना चाहिए, इनके जाति में विश्लेषण नहीं होना चाहिए। विश्लेषण तो होना चाहिए 3% लोगों के अंदर में, ये लोग आगे कैसे आ रहे हैं, 70 सालों से इन लोग कैसे आगे आए हैं, इसके ऊपर भी विश्लेषण होना चाहिए। और हर भारतीय ने ये पूछना चाहिए कि ये लोग इतने आगे क्यों गए हैं? क्या हम मेरिट नहीं है क्या हमारे पास मेरिट नहीं है क्या हम होशियार नहीं है क्या हमारी जज बनने की लायकी नहीं है क्या? तो ये सवाल आप लोगों ने पूछना चाहिए कि यही लोग आगे क्यों जा रहे हैं। और परिवारवाद जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट दिखेंगे, परिवारवाद हाई कोर्ट में परिवारवाद दिखेंगा आपको, हर पार्टी के बड़े इसमें आपको परिवारवाद दिखेंगे। आपको एक परिवार का व्यक्ति आखिर तक के उसकी पूरी पीढ़ियाँ खत्म हो जाती, फिर भी बड़ा क्लास फिर बड़ा बना बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपोज नहीं कर रहे इसके लिए। इसलिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। जब हम जागरूक हो जाएंगे ना तब ये 3% लोग जो ना धीरे धीरे ये कम होते जाएंगे और हमारे मेरिटधारी जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब अच्छे लेवल पे आना चालू करेंगे। बस थैंक यू दोस्तों, इतना बोलता मेरे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सप्रेम जय भीम। जय भीम सर। विजय असो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। भारतीय संविधानाचा विजय असो। भारतीय संविधानाचा विजय असो।